हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। आपको पता है कि ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तब भी, अगर लीगल प्रोफेशन में नहीं है तब भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए एक आम नागरिक हैं, आपके साथ कोई जुर्म कमिट होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि लोग गलती से आपका नाम लिखा देते हैं एफआईआर में, लेकिन आप एक्चुअल घटना के स्थान पे नहीं होते हैं, फिर भी आपको दोषी बना दिया जाता है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन सिचुएशंस में? अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तब भी आपके लिए जरूरी है, नहीं है तब भी आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे चैनल के लिए। तो अगर आप लीगल प्रोफेशन में नहीं है तब भी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्ली ऑफ एलिबाई, ये आपका हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 में दिया गया था। लेकिन हमारा जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है, उसमें आपका देखेंगे सेक्शन 9 में मिलेगा। जो बीएसए का सेक्शन है, सेक्शन 9 में, जिसमें ये प्रिंसिपल यूज किया गया है पी ऑफ एलिबाई। लेकिन हम देखते हैं कि लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती है क्या कि केवल सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई ही है या और कुछ भी है? तो केवल प्ली ऑफ एलिबाई ही नहीं है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, पहले ये बता देते हैं प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एल्सवेयर, कहीं और। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक बेयर एक्ट है, इसका सेक्शन 9 देखिए, यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है, सेक्शन 9 हम रीड कर रहे हैं। व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ध्यान दीजिएगा, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है? मतलब ये हमारा जो चैप्टर 2 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसमें सेक्शन 3 to 50 किस चीज की बात करती है? रिलेवेंट फैक्ट की। तो वो फैक्ट जो सेक्शन 3 से लेके 50 तक रिलेवेंट नहीं है फिर भी रिलेवेंट होंगे, वो सेक्शन हमारा 11 बात करता है। बाकी सारे सेक्शन में वो रिलेवेंट नहीं होंगे। द फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इनकंसिस्टेंट पहला वर्ड है, इनकंसिस्टेंट। दूसरे में आइए, if by themselves or in the connection with other facts they make the existence or non-existence, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, of any fact in issue और relevant fact highly probable और improbable। मेन रूप से आपके 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। तो चलिए बताते हैं इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। इनकंसिस्टेंट देखिए, केवल यही नहीं होता कि जिस दिन, देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई चार्ज लगा, आपके खिलाफ कोई, आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि आप, ये मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एलिगेशन क्या लगे हैं? ए ने बी का मर्डर किया है, और कहाँ पे किया? मान लीजिए उस समय कानपुर में किया है। ए ने बी का मर्डर कानपुर में किया, लेकिन ए उस समय कहाँ था? उस समय वो कलकत्ता था या बॉम्बे था। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए बी का मर्डर उस दिन कर सकता है? क्योंकि इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? जो चीजें कंसिस्टेंसी नहीं, को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक साथ। क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ 2 स्थान पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं। तो यहाँ पे लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि एक व्यक्ति एक ही समय 2 स्थान पे कैसे हो सकता है? तो वो इनकंसिस्टेंट हुआ। इनकंसिस्टेंट का मतलब केवल यही नहीं कि वो दूसरे स्थान पे था। यही देखिए, जो आपका पहला पॉइंट है वो प्ली ऑफ एलबी के प्रिंसिपल के बात करता है, लेकिन जो दूसरा है ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, ये उससे थोड़ा हट के बात करता है। केवल वही नहीं है प्ली ऑफ एलबी सेक्शन 9 में या सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में। अब इसमें देखेंगे इनकंसिस्टेंट में, और देख लीजिए, जैसे और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने ए का बी का मर्डर किया है,
ठीक है, वहां पे जो फैक्ट और फैक्ट एंड इशू तो आपको समझ में आते होंगे। फैक्ट एंड इशू क्या होता है, जैसे किसी की राइट और लाइबिलिटी अराइज होती है। फैक्ट क्या है, जो भी हमारे सेंसेस, हमने कुछ कहा, हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ बोला, हमने कुछ किया, दैट इज अ फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट जो हमारे 3 से सेक्शन 3 टू सेक्शन 50 में जो डिफाइन किए गए, जो कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है, दैट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया। अब उस दिन क्वेश्चन ये उठता है कि बी तो कलकत्ता में था। अब उस बी कलकत्ता में था, उसे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है, क्योंकि उस क्वेश्चन से अगर ये साबित कर देता है कि ए उस समय, जिस समय कानपुर में मर्डर हुआ, मैं उस समय कलकत्ता में था, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है। आपको 100% जो है आपकी लायबिलिटी, आप जो कोर्ट आपको एक्विट कर देगा अगर आप प्रूव कर ले गए इनकंसिस्टेंट। बाकी इसमें तो फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, बाकी कोर्ट और सारे एविडेंसेस देखेगा। लेकिन जहां पे 100% इनकंसिस्टेंट है, वहां पे आप जो है कोर्ट से एक्विटल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई FIR हो गई, तो आपको प्रूफ देना होगा। जैसे आपके पास कोई टिकट हो, कहीं आप सिनेमा हॉल में गए हो उस समय, या कहीं आप रेलवे में थे, उसका कोई टिकट हो, कोई भी आपके पास प्रूफ हो, या कहीं आप ऑफिस में थे, आपके पास CCTV कैमरा हो, या आप कहीं एग्जाम देने गए थे उस समय कलकत्ता में, आपके खिलाफ चार्जेस कानपुर में लगा है, तो वो आप प्रूफ जब देंगे तो कोर्ट कंसीडर करेगा और आपको एक्विट कर सकता है। ये बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस होता है। इनकंसिस्टेंट में देखिए और एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर चार्ज लगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। आप वहां पे कोर्ट में ये प्रूव कर दीजिए कि ए ने सुसाइड किया है, ये भी इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि अगर वो ए ने सुसाइड किया है तो आप उसका मर्डर कैसे कर सकते हैं। ए ने बी का मर्डर किया, आपके ऊपर आरोप लगाया, अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि ए ने जो है खुद सुसाइड किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आदमी ने सुसाइड किया तो दूसरा उसका मर्डर कैसे कर सकता है। या आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए, आपके ऊपर आरोप लगा, आपने 10 तारीख को ए का मर्डर कमिट किया है, 10 तारीख को, लेकिन आपने देखा था कि 12 तारीख को बी जो है जिंदा था। ए के ऊपर आरोप लगा कि ए ने 10 तारीख को बी का मर्डर किया, लेकिन आपने देखा था कि जो है बी 12 तारीख को क्या था, अलाइव था, जिंदा था। तो अगर कोई आदमी जो है 10 तारीख को जिंदा था, तो 10 तारीख को अगर उसका मर्डर हो गया तो 12 तारीख को कैसे जिंदा हो सकता है। दैट इज इनकंसिस्टेंट, हो ही नहीं सकता। ये बात करता है पहला वर्ड जो इनकंसिस्टेंट है। ये प्ली ऑफ हेल्प मी में एल्सवेयर, जैसे आप कहीं और थे, वो पॉइंट आ जाएगा। बाकी ये जो सारे सुसाइड का, या आपने मर्डर नहीं किया, या मान लीजिए किसी और ने मर्डर किया, एक पॉइंट ये लीजिए, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने एक बी का मर्डर किया है, लेकिन उस कंडीशन में बी का मर्डर जो है सी ने किया है। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं सी ने किया, देखिए ये प्ली ऑफ एलबी नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। अगर आप ये कोर्ट में आप प्रूव कर दीजिए कि बी का मर्डर सी ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए सी ने किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोर्ट इसको बाद में एक्विट कर देगा। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा आपको विदाउट रीजनेबल डाउट, क्योंकि इसमें प्ली ऑफ एलबी में बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है। अगर आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो आप उसको प्रूव करिए कि आप उस समय घटना के दौरान आप वहां पे नहीं थे। दूसरा पॉइंट बात करता है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की। इनका देखिए कनेक्शन किससे होना चाहिए, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से। फैक्ट इन इशू का मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हुआ ए ने बी का मर्डर किया, दैट इज अ फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो इसका कनेक्शन होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है कि जैसे एक क्वेश्चन उठा कि ए ने बी का मर्डर किया, एक एग्जांपल लेते हैं, और वहां पे एक फैक्ट और उठता है कि जिस समय मर्डर हुआ उस समय बी की इंटेंशन नहीं थी, उस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था। तो आपको पता होगा कि किसी भी मर्डर के लिए, किसी भी घटना के लिए आपका जो है इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना इंटेंशन के अगर आपने कोई इलीगल कोई आपने क्राइम किया है, तो आप प्राइवेट डिफेंस आपको मिल सकता है, क्योंकि इंटेंशन बहुत जरूरी है। आपको उसके एलिमेंट तो पता होंगे, क्राइम के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, अगर वहां पे आप ए के ऊपर आरोप लगा कि बी का मर्डर किया है, लेकिन उस समय ए क्या था, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, उसको कोई मानसिक बीमारी थी, इससे क्या लेना देना।
क्योंकि वो उस चीज को एग्जिस्ट करती है कि उसने मर्डर किया है या उसने मर्डर नहीं किया, उसका एग्जिस्टेंस होता है या एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये बात करता है आपका सेकंड वर्ड जो है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। थर्ड पार्ट जो करता है हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। देखिए प्रोबेबल यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लिया गया है, एक वर्ड होता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में एक डिफरेंस ये होता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है उसका जो लेवल होता है, इसका लेवल जो है चांसेस का फर्क होता है। प्रोबेबल वर्ड जो है चांसेस में ज्यादा होता है, पॉसिबिलिटी चांसेस में थोड़ा कम होता है। आप कह सकते हैं 70 to 80% प्रोबेबल में होता है, पॉसिबिलिटी में आप कह सकते हैं 20 to 30%, 40% इट कैन बी डू दैट। तो ये आपका हाई प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कानपुर में ए ने बी का मर्डर किया, इसके ऊपर आरोप लगा, लेकिन ए उस समय कहाँ था, मान लीजिए ए उस समय लखनऊ में था, ये उस समय लखनऊ में था और यहाँ पे कानपुर से लखनऊ की दूरी आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में आदमी तय कर सकता है। ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं। अब चूंकि आप देखिए वहां पे ए प्ली ऑफ एलबी नहीं दे सकता अगर इसके ऊपर चार्जेस लगे, क्योंकि अगर मान लीजिए घटना का डिफरेंस, अगर आदमी वहां से आके और जा सकता है, लखनऊ से कानपुर गया, मर्डर किया, फिर वापस आ सकता है, भले आपने ना किया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप इस चीज का एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते। दैट इज अ पॉइंट, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। समझ में आई बात आपको? मतलब अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप वहां से जाके और आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ में कानपुर में मर्डर हुआ, आप उसमें सऊदी अरेबिया में थे, दैट विल बी इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट। तो लेकिन यहां से लखनऊ से कानपुर जाके आप वापस आ सकते हैं, वहां पे कोई डिस्टेंस देखेगा कितना डिस्टेंस था या कितना समय था, या अगर आप लखनऊ में उस समय थे तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि जितनी देर जिस समय मर्डर हुआ उस समय आप पूरा सीसीटीवी कैमरे में थे। अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप प्रूव कर सके कि इस दौरान जिस दौरान मर्डर हुआ आप उस समय लखनऊ में इस जगह पे थे, तो आप प्ली ऑफ एलबी का जो है एविडेंस कोर्ट में नहीं दे सकते, कोर्ट बाकी सारे एविडेंसेस को कंसीडर करेगा। तो आशा करता हूँ आज ये डॉक्ट्रिन आपकी प्ली ऑफ एलबी आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको वीडियो में कमेंट के जरिए बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।